नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जैसे जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिल्कुल उसी गति से उन राज्यों में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बहुत सारे राजकीय दलों में, पॉलिटिकल पार्टीज में चल बिचल शुरू हो गई है कि क्या होगा। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो था, उसने सबकी राजनीति तितर बितर कर दी है। भले ही बीजेपी अपना बहुमत गवा बैठी है, तो इस कारण से बीजेपी में भी चल बिचल है, हलचल है कि कैसे संवर जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड में हम देखें तो जो कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस बनी थी, उसमें शामिल पार्टियों में भी बड़ी चल बिचल है। अरे इतनी मेहनत की, मोदी का बहुमत तो चला गया, मेजोरिटी तो चली गई, लेकिन सरकार तो उनकी आई, हम मेजोरिटी तक नहीं जा पहुंचे। मोदी की सरकार बन गई, लेकिन बीजेपी की मेजोरिटी जाने के बावजूद बीजेपी ने 240 सीटें जीत ली, और हमने इतना पूरा इंडी अलायंस बनाया, 20-25 पार्टियां इकट्ठा कर दी, मोदी की इतनी बदनामी कर दी, फिर भी हम इंडी अलायंस को 100 240 तक भी नहीं पहुंचा पाए। तो अगर अकेले बीजेपी के जितने एमपी लोकसभा में हैं, उतने भी इंडी अलायंस के, गठबंधन के एमपी नहीं है, तो विधानसभा में हमारा क्या होगा। यानी मेजोरिटी गमाने के कारण अगर बीजेपी थोड़ी बहुत डरी हुई है विधानसभा चुनाव से, तो इंडी अलायंस की जो पार्टियां हैं वो भी डरी हुई है। लेकिन और एक बात होती है, जब आप इकट्ठा होकर कुछ हासिल करते हो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने तरफ आ जाए, ये भी कोशिश शुरू हो जाती। मैंने कहीं एक बचपन के समय में एक कहानी पढ़ी थी। एक डकैतों का टोला था। डकैतों का टोला था, चार डाकू थे। वो कहीं बड़ा डाका डालकर पूरी साधन संपत्ति उठाकर लाते हैं, गहने वगैरह, कैश वगैरह लाते हैं, और भागे भागे कुछ दूर जंगल में आकर छुप जाते हैं। अब कोई पीछा नहीं कर रहा है, ये देखकर वो थोड़ा आराम करने लगते हैं, तो उनको भूख लगती है। अब इतना बड़ा जो धन लाया है, गहने वगैरह लाए, वो कहीं सेफ जगह रखना जरूरी है। अगर खाने जाएंगे और ये हमारा ही कोई लूट जाए तो क्या करेंगे। तो वो तय करते कि हम चार लोग हैं, उसमें से दो लोग वही जंगल में बैठेंगे, धन की सुरक्षा करेंगे, चोरी का जो माल है उसकी सुरक्षा करेंगे, और दो लोग कहीं गांव में, नजदीक के गांव में जाएंगे और खाना लेकर आएंगे। तो उसमें से दो रुक जाते हैं, दो निकल जाते हैं। अब दोनों, दो दो का गुट हो जाता है, तो उनकी आपस में तो बात होती है। अब जो दो गांव में जाते हैं खाना लाने के लिए, उनमें आपस में चर्चा होती है कि अब तो बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ है, डाका डालकर लाए, लेकिन हिस्से तो चार हो गए। अगर हिस्सेदार कम होते तो दोनों के हिस्से में बहुत सारा धन आ सकता है, आधा आधा हो सकता है। तो ये दोनों तय करते हैं गांव में जाने वाले कि हम खाना खाएंगे और इनके लिए कुछ लेकर आएंगे। अब ये जंगल में दो जो लोग बचे हैं, जो चोरी का माल संभालने के लिए बैठे हैं, वो सोचते हैं कि भैया, अगर वो दोनों नहीं होते तो ये पूरा जो सामने पड़ा हुआ चोरी का माल है, वो हम में आधा आधा बट जाता। तो क्यों ना हम दोनों को किनारे कर दे और सब लूट ले। तो बोलते इतना उठा के तो नहीं ले जा सकते, करेंगे क्या। तो रुकते हैं। वो जब आएंगे तो उनको मार डालते, वो लाएंगे, वो खाना खाएंगे और आराम से
आधा आधा लेकर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। और वो जो गांव में गए हैं वो दोनों खाना खा लेते हैं, और खाना खा के जो अपने दोस्तों के लिए बचे हुए दो दोस्त है भूखे हैं उनके लिए खाना लाते हैं, उसमें जहर लाकर डाल देते हैं और जहरीला खाना लाकर जंगल में पहुंच जाते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, ले लो तुम्हारे लिए खाना लाया है, तुम खा ले लो, और फिर हम हमारे चोरी का माल है उसका बंटवारा करेंगे। अब वो दोनों लोग दो जो लोग थे वो बोलते हैं, हाँ हाँ करेंगे बंटवारा, कोई बात नहीं, भूख तो लगी है, उसमें जल्दीबाजी क्या है। लेकिन जब वो बैठ जाते खाना सामने रखते तो उन पर हमला करके जो खाकर आए हुए उनको जंगल में जो सुरक्षा कर रहे डाकू होते वो मार डालते और चलो अब आराम से खाना खाएंगे और आधे आधे धन का बंटवारा करेंगे, हिस्सेदार तो दो बचे, क्योंकि खाना लाने वाले तो दो मर गए। अब वो जहरीला खाना खाकर ये भी दोनों मर जाते हैं। तो डाका तो डाला, लेकिन उनकी जो लालच थी उन्होंने चारों को मार दिया। जो धन लाया था वो वहीं पड़ा रहा। कहने का मतलब, कथा ये जो कहानी है उसका आशय इतना ही है, जब लालची लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो डाका तो डाल सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन बंटवारा करने का समय आता है तो उनकी आपस में दुश्मनी खड़ी हो जाती है। और वही बात अब इंडी अलायंस में जो पार्टियां हैं उनमें शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में आपको मालूम है, महाराष्ट्र में लूली लंगड़ी होकर भी महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 30 से ज्यादा सीटें जीत ली। अब ये सीटें किसके कारण मिली? शरद पवार की मेहनत थी, या उद्धव ठाकरे को सहानुभूति थी, या कांग्रेस का अपना केडर था? कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसमें अब क्रेडिट के लिए झगड़ा शुरू हो गया। ओपनली नहीं होता, लेकिन विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हमें ही मिलनी चाहिए, इसका झगड़ा शुरू हो चुका है। ये निपटेगा कैसे? लड़ना तो महायुति के साथ है, अजीत दादा, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ लड़ना है, लेकिन उसी समय इनको आपस में भी लड़ना है। चुनाव तो बाद में होगा, वोटर बाद में वोटिंग करेगा, लेकिन पहली लड़ाई सीट के बंटवारे की है, वो लड़ाई आज से शुरू हो गई है। और अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है तो वो बंटवारे के पहले दबाव से ही हासिल किया की जा सकती है। ये इनका सोचने का तरीका है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने अपने तरीके से कुछ उम्मीदवार पहले ही डिक्लेयर कर दिए। अभी अगर महाविकास आघाड़ी इंडी आघाड़ी के महाराष्ट्र विधानसभा के सीट का बंटवारा ही नहीं हुआ है तो उसमें कौन सी सीटें शिवसेना उबाठा के हिस्से में आएगी ये तय नहीं हुआ, तो उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आपको याद होगा, इन्होंने वायव्य मुंबई के लिए अमोल कीर्तिकर का नाम डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया था। मध्य दक्षिण के लिए अनिल देसाई का नाम डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया था। सांगली के लिए चंद्रहार पाटिल का नाम डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया था। बंटवारा तो नहीं हुआ था। बिल्कुल वही बात अब उद्धव ठाकरे विधानसभा में भी करना चाहते हैं। ऐसी खबरें आई है कि कुछ सीटों के उम्मीदवार उद्धव ठाकरे ने आज से ही डिक्लेयर कर दिए। तो अगर ये तरीका सक्सेसफुल होता है तो जो दोस्त पार्टियां हैं, यानी शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस भी उसी रास्ते पर निकलेगी। और शरद पवार ने तो 25 सीटों के अपने उम्मीदवार तक डिक्लेयर कर दिए। अब ये सीटें कांग्रेस शिवसेना उबाटा छोड़ेगी या ना छोड़ेगी इसकी शरद पवार को परवाह नहीं है। ना कि शरद पवार या कांग्रेस उद्धव ठाकरे ने जो उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं वहां की सीटें उबाटा शिवसेना को देगी या ना देगी उसकी उद्धव ठाकरे को परवाह नहीं है। कांग्रेस की बात अलग है,
कांग्रेस बोलती है कि हम कम से कम 130 सीटें लड़ाने वाले हैं। अब 288 में अगर 130 सीटें कांग्रेस लड़ने वाली है तो बचती है 158 सीटें। तो क्या उबाठा शिवसेना और शरद पवार का गुट 80-80 सीटों पर लड़ेगा और उनसे 1.5 गुना अकेली कांग्रेस लड़ेगी? ये तो शुरू हो गया। और इसीलिए इससे निकलने के लिए उद्धव ठाकरे एक चालाकी कर रहे हैं। वो अपने जो प्रवक्ता है, जो उनका मुखपत्र है, उसके जरिए एक दबाव बनाना चाहते हैं कि विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर उद्धव ठाकरे को पेश करना चाहिए। संजय राउत आपको मालूम है, रोज सुबह बोलते हैं और हर चैनल पर चमकते हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया महाविकास आघाड़ी के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा उद्धव ठाकरे ही होंगे। तो सबसे पहले उसका खंडन शरद पवार ने कर दिया। शरद पवार बोले अगर लोकसभा में इंडी अलायंस का कोई चेहरा नहीं था, फिर भी अगर हम अच्छी सीटें जीतकर ला सकते हैं तो क्या जरूरत है विधानसभा में मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा पेश करने की? कोई जरूरत नहीं है। हमारा सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप ही विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेगा। इन शॉर्ट, शरद पवार बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और जब तक महाविकास आघाड़ी में शरद पवार है तब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बन सकते, यही शरद पवार ने डिक्लेयर कर दिया। मोटा मोटी हम ये बोल सकते हैं कि विधानसभा में सीटों का बंटवारा जो है ये तो पहले से ही सिरदर्द था, जो लोकसभा में भी था। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले शरद पवार के लिए उद्धव ठाकरे सरदर्द बन रहे, सरदर्द बन रहे। क्योंकि एक बात साफ है, उद्धव ठाकरे को सिंपथी मिली और इसके लिए महाविकास आघाड़ी जीती, अच्छी सीटें जीत पाई। ये जो इकोसिस्टम ने, मीडिया ने हवा फैला दी है, उसका नुकसान कांग्रेस और शरद पवार को भुगतना पड़ेगा। उससे शरद पवार डरे हुए, जो माहौल उन्होंने ही पैदा किया। शरद पवार के ही चमचे मराठी पत्रकार जो है, उन्होंने ये हवा फैला दी थी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, इसके लिए बहुत सारी सिंपथी जनरेट हुई है और उसका ही फायदा महाविकास आघाड़ी या इंडी अलायंस को महाराष्ट्र में मिल सकता है। ये हवा फैलाने में या उसको हवा देने में शरद पवार के ही चमचे आगे थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आते आते उसका फायदा जब उद्धव ठाकरे उठाना चाहते हैं, तब शरद पवार सावध हो गए, डर गए कि अगर यही रवैया रहा और महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री करके उबाटा शिवसेना भी, संजय राउत भी उद्धव ठाकरे को पेश करते रहे, तो आगे चलकर बाकी दो पार्टियों को वो मानना पड़ेगा। और अगर उद्धव ठाकरे मान लेते, वो उद्धव ठाकरे का दादागिरी हम मान लेते, तो लोकसभा की तरीके से ही ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे दावा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें हथिया लेंगे। जैसे 48 में से 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने दावा किया था और लड़ाए भी। अगर इंडी अलायंस नहीं मानती तो उम्मीदवार डिक्लेयर करते गए और उसी ढंग से उद्धव ठाकरे आज से ही अपने उम्मीदवार एक एक करके डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रभारी डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्या रूप लेगा, ये समझने की इतनी समझदारी शरद पवार के पास बिल्कुल है। लेकिन शरद पवार इतनी आसानी से ये दादागिरी मानने वाले हैं नहीं। उन्होंने तो 1 महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया
लोकसभा में एकजुट दिखाने की जरूरत थी, इसलिए हमने कम सीटों पर सौदा कर लिया। 48 में सिर्फ 10 सीटें शरद पवार ने स्वीकार की, लेकिन 10 में से 8 सीटें उन्होंने चुनकर लाई। उनसे दुगुना सीटें, 21 सीटें उद्धव ठाकरे ने ले ली, लड़ाई, लेकिन आधी सीटें भी उद्धव ठाकरे जीत नहीं पाए, 10 सीटें तक नहीं ला पाए, सिर्फ 9 सीटें जीत पाए। इसलिए शरद पवार के लिए उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव के दरमियान सरदर्द बन रहा है, क्योंकि एक साइड से उद्धव ठाकरे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं। जैसे पिछले चुनाव में उन्होंने 126 सीटें, 140 सीटें लड़वाई थी, बस इस बार भी उनको कम से कम 125 सीटें चाहिए, और कांग्रेस को भी 130 सीटें चाहिए। तो शरद पवार के लिए बचेगा क्या? एक बात है कि अगर कांग्रेस ने 13 सीटें जीती है, तो विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों का बंटवारा कांग्रेस के हिस्से में जाए, ये तो मानना पड़ेगा शरद पवार को भी। लेकिन उद्धव ठाकरे की उतनी ताकत नहीं है, और मुस्लिमों के वोट हाथ से निकल गए तो उद्धव ठाकरे 20-25 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। यानी कि अगर उद्धव ठाकरे को 100 से ज्यादा सीटें दे दी, तो वो मानो महायुति के लिए 70-80 सीटें ऐसे ही गिफ्ट दे दी, ऐसा हो जाएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे उबाठा शिवसेना के लिए ज्यादा सीटें देना शरद पवार को गलत लगता है, वो सही भी है। लेकिन एक तरफ से ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे मांग रहे, और दूसरी तरफ से संजय राउत उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहते हैं। तो ये महाविकास आघाड़ी शरद पवार के लिए एक बड़ा सरदर्द विधानसभा चुनाव के लिए बन चुका है। देखते हैं, अभी 2-2.5 महीने बचे हैं। 2-2.5 महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जाएगी, तो वैसे वैसे सीट का बंटवारा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल होने वाला है। लेकिन पहले से ही अगर सीटों का बंटवारा होते गया, नाम डिक्लेयर होते गए, तो आगे चलकर बंटवारे में सीट एक पार्टी को जाएगी, और पहले से दूसरे पार्टी का कोई उम्मीदवार तैयारी कर रहा है, वो तो हटेगा नहीं, वो तो बागी बन जाएगा, और वो बागी बन जाएगा तो वोट का बंटवारा होगा। यानी समय पर सीट का बंटवारा नहीं होगा, तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार में आपस में लड़त हो जाएगी, और वोटों का बंटवारा महायुति के लिए सक्सेस का टेक्निक बन जाएगा, सक्सेस का मंत्र बन जाएगा। और यही धोखा शरद पवार ने अभी से पहचान लिया है, और इसी कारण शरद पवार उद्धव ठाकरे को ना चेहरा बनाना चाहते, ना ज्यादा से ज्यादा सीटें उबाटा शिवसेना को देना चाहते। लेकिन उद्धव ठाकरे भी आसानी से मानने वाले नहीं है। ना उन्होंने मुंबई दक्षिण मध्य के लिए, ना वायव्य मुंबई के लिए माना, ना सांगली के लिए माना, क्योंकि उनके लिए भी विधानसभा चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है, शरद पवार के लिए भी है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है। तो एक बात साफ है, शरद पवार हो या कांग्रेस हो या महाविकास आघाड़ी हो, उनके लिए उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी सरदर्द बनते जाएगा। जैसे जैसे चुनाव की और वोटिंग की तारीख नजदीक आ जाएगी, टाइम टेबल डिक्लेयर हो जाएगा, उतना उतना कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के लिए उद्धव नाम का सरदर्द बढ़ते जाने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।